जी 120 इंटू 1.12 रेज टू पावर -1, ये एक साल पीछे आना है 10, फिर 96 इंटू, एक मिनट पूरा बोलने दो, 96 इंटू, कोई किसी को नहीं भी समझ आती ना, 96 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2 70, फिर 74 इंटू 1.12 रेज टू पावर -3 फिर 154 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4 98। अब इन सब का टोटल कर लें 334। ठीक है, ये काम यहां पर हो सकता था, बता दिया है जैसे पहले सिखाया हुआ है। ओके जी बोले 334 यही हायर है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि ये हायर है। और 66 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। चौबीस में सेल प्रोसीड है ना, ये किसने पूछा? नजर आई? नजर आई अब? जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 100% सेम था एज फार एज रिक्वायरमेंट एंड अप्रोच इज कंसर्न। हाँ, कुछ डाटा आगे पीछे था। 31 दिसंबर 21 पर इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है, यानी इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे अगर कोई है या नहीं है, तो अगर होगा तो निकाल के दे देंगे उनको। ऑन यकम मार्च 17 जर्मनी लिमिटेड इंपोर्टेड एन ऑटोमेटिक प्लांट फॉर 130 मिलियन। इस दिन इंपोर्ट किया इन्होंने। द कमीशनिंग ऑफ प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन यकम जनवरी 18 एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। कमीशनिंग को अंडरलाइन करके लिखें, इंस्टॉलेशन एटसेट्रा, यानी कि इस दिन रेडी होके चल पड़ा है। ठीक है, जाहिर है कमीशनिंग पूरी होगी। तो यकम मार्च हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हम इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे यकम जनवरी 2018 से। ठीक है, और कॉस्ट इसकी लेंगे 130 प्लस 10 140। ठीक है, ओके। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्लांट वॉज 12 साल एंड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट वॉज 8 साल। इकोनॉमिक लाइफ हमने इग्नोर करना है, ये पहले दूसरे लेक्चर में हमने सीख लिया था। द प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये टेंशन है, थोड़ा सा डिटेल वर्किंग करनी पड़ेगी, कोई ना, आसान तो है, मुश्किल नहीं। ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दिस प्लांट एन इम्पेयरमेंट टेस्ट वॉज कैरिड आउट एट 31 दिसंबर 21। ओ, यानी कि यकम जनवरी 18 को ये एसेट लिया था, 31 दिसंबर 21 तक पहले लेकर आ जाएं, फिर अगली बात करेंगे। हमने करना क्या है जी, हमने पहले तो बुक वैल्यू निकालनी है, आज ये भी निकालनी पड़ेगी, वर्किंग वन इसकी हो जाएगी। फिर हमने रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, वर्किंग टू इसकी हो जाएगी। बाद में वर्किंग लिखा करें, मैं तो वैसे ही पहले लिख देता हूं ना, आप बाद में लिखा करें, लेकिन ये जरूर लिख लिया करें क्या क्या निकालना है, फिर तो बारी बारी निकालते जा रहे होते हैं। तो इंपेयरमेंट लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें वर्किंग वन चाहिए डेप्रिसिएशन की। तो किस दिन एसेट को खरीदा है, कमीशनिंग पूरी हुई, यानी यकम मार्च 17 को आया होगा, वही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में उसको डेबिट किया होगा हमने, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है, फिर उसको इंस्टॉल करके जब रेडी हो गया होगा तो उस दिन हमने उसको प्लांट में डेबिट किया होगा और डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो यकम जनवरी 2018 पर कॉस्ट 130 प्लस 10, एग्जामिनर को बताओ 140। ठीक है, अब रिड्यूसिंग बैलेंस 20% है। 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिसिएशन 140 इंटू
बताएंगे? 28 बुक वैल्यू 112। फिर जी 31 दिसंबर 19 पर डेप्रीसिएशन 112 इंटू 20%, 20। पॉइंट वालों क्या कहूँ तुम लोगों का? बुक वैल्यू। अच्छा अब इधर देखो भाई, अब 2 बार बता दिया उसको हमने। पहले हमने कहा 140 पे रेट लगाया हमने, फिर हमने उसे कहा 112 पे, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस यूज कर रहे हैं। अब आगे बस डेप्शन लिखते जाओ, कैलकुलेटर पे लगाते जाओ जी। 31 दिसंबर 20 डेप्रीसिएशन 90 इंटू 20%, बस कैलकुलेटर पे कर दो, टाइम जाना। 1872 आ गई बुक वैल्यू। और फिर इस साल 31 दिसंबर 21 के एंड पर भी लाना है ना, 14 और बुक वैल्यू। यही तो हमें चाहिए थी, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। ठीक है जी। अच्छा सॉरी, तो 50 भाई को फिर नींद आ गई, पूरी करके आ गया ना नींद। ओके, रुपीज इन क्या चल रहा है जी? मिलियन, थाउजेंड, क्या चल रहा है? ओके, बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर 21 ज्यादा तफसील से निकली। इसका भी एक शॉर्टकट होता है, लेकिन छोड़े उसको फिलहाल, बस चलने दें ऐसे, चलने दें। कभी मौका आएगा बता दूंगा, कभी जिंदगी में मौका आएगा तो, अभी जरूरत नहीं है, अभी चल रहा है काम, चलने दो। शॉर्टकट ज्यादा भी फंसाते ही हैं बंदे को, फिलहाल चलने दो, बहुत चीजें मिक्स हो जाती हैं। ओके, अब क्या करना है जी? रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है। वो क्या होती है? तो वर्किंग नंबर 2, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज निकालेंगे। चलो, ड्यू टू डिक्लाइन इन डिमांड इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड from this plant, an impairment test was carried out on 31 दिसंबर 21. Following information has been gathered for impairment testing. तो हमने उसमें जो एक चीज चाहिए वो पहले ही निकाल ली, डाटा मिल गया था ना। अब the current selling price of a similar plant in local market is 50 million. The present decommissioning cost of plant is estimated at 2 million. Decommissioning को अंडरलाइन करो। हाँ, वैसे decommissioning को अंडरलाइन करके लिखो dismantling। थोड़ी सी ज्यादती है उसकी, ये लफ्ज इस्तेमाल करना है यहाँ पे। decommissioning का लफ्ज FR 2 में इस्तेमाल करता है वो, वहां पे IAS 37 पढ़ लेते हैं हम, इफ्रिक एक पढ़ते हैं जिसमें अकाउंटिंग सीखते हैं। लेकिन फिर भी जिसने कमीशनिंग को इंस्टॉलेशन कह लिया था वो डी कमीशनिंग को डी इंस्टॉलेशन भी कह लेगा। थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, माफ करके चलते रहा करो ICAP को, और खुद से भी सोच लिया खैर चलाओ यार, बस यही होगा, बस यही होगा वाले कामयाब हो जाते हैं। होता है अक्सर वही। ठीक है जी, जो चीज पढ़ाई हुई है, समझाई हुई है, उससे बाहर अगर कोई एक आधी चीज आगे चली गई है, नो इश्यू, जो समझ में आ रहा है कर दो, बस वो इंशाल्लाह होगा भी वही, अल्लाह ने चाहा तो जी। द decommissioning cost of plant is 2 million, तो 50 minus 2, ये नंबर तो लें, 50 minus 2 जी 48। हाँ, तो इस जैसे प्लांट की ये हम नहीं बेच रहे होंगे ना, फेयर वैल्यू है। किसने पूछा? सवाल कहां से आया? हाँ, सिमिलर प्लांट भाई, देखो मैं अपने ये मार्कर बेचने नहीं जा रहा, मैं नहीं चाह रहा ये मार्कर बेचूं, फेयर वैल्यू लगवानी है तो मैं क्या कहूंगा यार, इस जैसा मार्कर मार्केट में कैसे मिलेगा? सिमिलर प्लान, इस जैसे की कीमत, तो फिर इसकी भी वही हुई, तो फेयर वैल्यू है। ले जी, वैल्यू इन यूज, जो इनमें से हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, अब वैल्यू इन यूज निकालनी है जी, जगह जरा काम में। चलो, वर्किंग 3, इसमें कितने साल हैं इसकी लाइफ के, पता नहीं, बताया नहीं इसने, कहाँ बताया होगा? बोलो बोलो। हाँ, इसलिए ये दी हुई थी। इकोनॉमिक लाइफ इग्नोर किया, यूजफुल लाइफ 8 साल है। अब 8 साल में से 4 साल गुजरे, ये वो जिन्होंने डायरेक्ट गिना मेरे ख्याल से, 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, कितने साल बने? 5। तो जो डायरेक्ट गिनता है ना बड़ा बनता है, ICAP छोटा बना देता है। ये वो जो डायरेक्ट गिनने वाले, वो 4 साल की वर्किंग जो है, वो 4 साल की लाइफ रिमेनिंग निकाल रहे होते हैं। 3 बाकी हैं, 3 नहीं 18 से जाना। और सॉरी, ये पिछला सवाल होगा या कोई और होगा, वापस आओ भाई, अभी बल्कि अगला सवाल है। सॉरी 18, 31 दिसंबर 18, 19,
20, 21, 4 ही हैं जी। अच्छा अगला सवाल है ना, उसमें 5 है, एडवांस बता रहा हूं। अच्छा इसने वो दिमाग में चल रहा है ना अब, क्योंकि अब आगे पता है आपको 20 मिनट 15 मिनट तकरीबन लीगल वाले ना देखो घड़ी वो रहते हैं। अच्छा जी, अब 4 साल गुजर गए, 8 थे, 4 गुजर गए तो रिमेनिंग 4 है ना, फिर चलो फिर तो 4 करना पड़ेगा। मैं तो खुश हो रहा था 3 होंगे। कहां खड़े हैं इस वक्त? वैल्यू इन यूज स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 21, तो ये हमने इस दिन खड़े होकर निकालनी है। 22, 23, 24, 25, ये 4 साल, 25, 24, 23 और 22। ठीक है, लाना इन सबको कहां पे है? 31 दिसंबर 21, ऊपर लिख दिया मैंने, वैल्यू इन यूज एज ऑन 31 दिसंबर 21। द प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ लाइफ इज 4 मिलियन। नेट ही कर दिया उसने, ठीक है, ले लेंगे, भूल न जाना, मैं जरा तरतीब नहीं छेड़ रहा। वैसे पर्चे के अंदर तो आप सबसे पहले भी इसको लिख सकते थे, आ गया तो लिखे एंड पे जाके, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं जरा आपकी तरतीब नहीं छेड़ना चाह रहा जो कल से चल रही है, परसों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट इज 8%. However, an investor would ask additional return of 2% for bearing the uncertainty inherent in such a plant. तो मार्केट का रेट क्या है? 8%। और इस एसेट को कोई स्पेसिफिकली देखे तो इन्वेस्टर इस एसेट की तरफ आते हुए क्या कहेगा? भाई ये रिस्की है, मार्केट बता रही है अब, ठीक है ना, वो सवाल बता रहा है, तो फिर % भी ऐड करेंगे। हमने सवाल के अंदर 10% इस्तेमाल, कितने बच्चों ने 10% इस्तेमाल किया? हालांकि पता भी कोई नहीं था। अनसर्टेनिटी का मतलब ना गूगल पे लिखोगे तो सामने आ जाएगा, या डिक्शनरी में। अनसर्टेनिटी की वजह से, प्लांट के अंदर अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर कह रहा है 2% एक्स्ट्रा लूंगा। ये इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है भाई, ग्रोथ रेट में भी अनसर्टेनिटी की बात नहीं थी। मैंने कहा था अब नॉर्मेलिटी जो गुजर चुकी है उसको मत लो, डिफरेंट चीजों को मत कंफ्यूज करो, ठीक है। ओके, तो 10% पढ़ाया भी था जाकर रेट के अंदर इस चीज को, कि आपने एक तो प्री टैक्स लेना है, दूसरा स्पेसिफिक टू एसेट वाला लेना है। तो दुनिया के अंदर चाहे 8% चल रहा है, इस एसेट के लिए यही रेट 10% है, 10% लो, चाहिए तो उसको 10% देता, ज्यादती की, बहरहाल चले कोई नहीं। पर्चे में जिसने 8% भी यूज किया उसका एक आधा नंबर कटा होगा, बाकी उसको मिले होंगे, डिस्काउंटिंग सही करने के नंबर मिले होंगे, चीजों को सही जगह यूज करने के नंबर मिले होंगे। ये नहीं कि यहां पे 8 जिसने यूज कर लिया उसकी दुनिया बस खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, नहीं। आज जूनियर अकाउंटेंट, अरे ये जूनियर जब भी आता है ना, आज जूनियर अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड फॉलोइंग नेट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग द प्लांट। नेट कैश इनफ्लोज, शुक्र है उसने नेट कैश इनफ्लोज दे दिए, ठीक है। नेट कैश इनफ्लोज यानी कि आउटफ्लोज कम होंगे, इनफ्लोज ज्यादा होंगे, तभी नेट में इनफ्लोज आए ना। कितने कितने? अब हमने इसको कहा अच्छा यार नेट करके लाओ, नेट ही बता रहे हो, जरा वर्किंग तो लाओ। अब वो वर्किंग लाया। However, a review of accountants working has revealed the following. बह रहे हैं ये पॉइंट्स, पकड़े। नंबर 1, depreciation of plant has been included as an outflow in each year. इधर भी शामिल कर गया है। कितनी डेप्रिसिएशन, कितनी पता नहीं है, अभी आगे बढ़ाओ, यानी 4 साल इस वर्किंग को और बढ़ाना है, उससे गलत डेप्रिसिएशन, उससे डेप्रिसिएशन निकालनी है और उसकी गलती सही करनी है। शाबाश 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 भाई, खामोश, मछली मंडी में बैठे हो आप लोग। 22 डेप्रिसिएशन, 58 का फिर बुक वैल्यू, फिर 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू 30। अब इधर देखो 24 बुक वैल्यू, मेरी बला से जो भी 4 हो नहीं गई, अच्छा नहीं है अभी 1 2 3 हुई है, सॉरी नहीं मेरी बला से नहीं, और 25 अब बस ठीक है, बट ठीक है 24 अब तुम लोग लिख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है 24 का, मैं तो 30 पे ही कहने लगा था, शुक्र है। अच्छा 37 का जी, ये 12, ये 9, ये 7, ये 6, बदतमीज ने नेट आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो निकालते हुए आउटफ्लो में ले लिया है। क्या लेना चाहिए था? अब मसला क्या है, सिर्फ इग्नोर नहीं करना,
इन फिगर्स तक आते आते भाईजान ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस कर चुके हैं, हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड डेप्रिसिएशन पूरा लिख लेना, वर्किंग नंबर 1 जी। ये तो देखो 12 9 7 6 जी हाँ, यानी उसने यूं का यूं आसान रखो ना बात को यार, उसने इस फिगर तक आते हुए एक चीज माइनस कर दी है, वो नहीं होनी चाहिए थी तो ऐड कर दो। बात सादा, बात को सादा ही रखो, यूं करके क्यों सोचते हो, क्यों सोचते हो? सही है। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ 2 million हैव बीन डिडक्टेड, उसने नहीं बोला, उसने बोला हैड बीन इंक्लूडेड एज आउटफ्लो, तो आउटफ्लो में पड़ी है तो मतलब माइनस हो गई है, यहां तक आते आते माइनस हो गई है। टैक्स तुम्हारी सोच है, बता दो, दो 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 दो। उसके बाद लास्ट, ओ वेरी इंपॉर्टेंट, इनफ्लोज फ्रॉम प्लांट इज 22, इस 11 में इंक्लूडेड है एक रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है, बन चुकी है चीज, अगर बन चुकी है तो ये मशीन ने फायदा तो दे लिया इस साल में, आपने बेच भी शायद लिया, उसके पैसे आ रहे हैं, या बाद में बेचिए, इससे सरोकार नहीं है। फायदा मशीन का देखो कब आ चुका है, 21 में, 21 में, क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है, चीज बन चुकी है तो इन्वेंट्री है ना। इन्वेंट्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, इस वक्त ये इन्वेंट्री है, इसका मतलब अनसोल्ड है या सोल्ड है मेरी बला से, इन्वेंट्री है तो मतलब बन चुकी है, कब बन चुकी है 21 में, तो फिर 22 के अंदर उसका कैश फ्लो नहीं आना चाहिए इस डिसीजन मेकिंग के लिए, तो शामिल है 11 के अंदर ये 3 रुपए, इसको माइनस कर दो, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, तो वो एग्जिस्टिंग होती, वो कह रहा है इस वक्त सारी बातें इस वक्त कर रहा है, 31 नंबर 21 पे खड़े होकर फ्यूचर कैश फ्लोज ये हैं, और क्या क्या कह रहा है, इनफ्लोज फ्रॉम प्लांट इन 22 इंक्लूड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, 22 में तो अभी इन्वेंट्री बनेगी भाई, वो एग्जिस्टिंग थोड़ा ही है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को अंडरलाइन करके लिखो, ऑलरेडी बन चुकी है। वही यूं कह लो आसानी के लिए कि सेल कर दिया हमने, बनी हुई अभी है, सेल बाद में किए पैसे उसके, या सेल भी कर दिया पैसे बाद में आ रहे हैं, हमने नहीं जाने देना, मशीन ने यह फायदा किस साल में दे लिया हुआ है, तो फिर 21 के कैश फ्लो के अंदर आता, अगर आता तो 22 में नहीं जाने देंगे इसको। ठीक है जी, समझ आई। यहां दोबारा वाले हैं, किसने पूछा था जी, इधर भाई आपको आगे समझ जी, 3 माइनस, क्योंकि 11 में ही ऐड हुआ पड़ा है जी, 22 18 12 9, नेट कैश फ्लोज है अभी 61 नहीं कर देना इनको, इनकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए हमें, तो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10 है। चलो जल्दी से आंसर बताना है अब। एक नंबर कट गया, कोई बात नहीं जी, 100 नेट 100 था जी, ये कितना था जिस बात में आके, इसलिए कहा पर्चे में आए तो चाहे ऊपर ही आ जाए लिख दो, ऐसे भूल जाओगे पर्चे में भी 22, मैं जैसे भूल गया आप भी भूल सकते हो। 100 कैसे आया, ठहर जाओ यार, हो सकता है 100 ना हो, डिस्पोजल नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, सवाल में देख आते हैं 100 कैसे आ गया भाई, कह रहे 4 है, ओके, ये पिछले सवाल वाला 100 तो नहीं था 12, असल में सवाल हुए पड़े और मैं चाह रहा हूं कि ये बहरहाल कर, प्लीज एक मिनट, 13 इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें डायरेक्ट, सवाल असल में ना आपने किए हुए हैं और सवाल सारे हो गए, लेकिन कंक्लूड ना होने ऐसे खामखा दिल में रह जाएगा, पता नहीं आंसर क्या होना था एंड में, इसलिए थोड़ा सा ये रूटीन की कैलकुलेशंस हैं, इनको जल्दी जल्दी कर लिया करें, कॉन्सेप्ट सारे आपके पास आए हुए हैं जी।
22 का 10% प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ये कैसे करोगे? 22 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1। भाई ब्लैक कपड़ों वाले आपने होमवर्क किया था? मैं चेक कर लूं, देख लो जी। ठीक है, इनको प्लस कर लो। इनका आंसर क्या आता है? 53 इज द वैल्यू इन यूज, और यही बन रही है रिकवरेबल अमाउंट। 5 का इम्प्रूवमेंट। इसको बेशक दोबारा कीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं अब जरूर आंसर करूंगा कल। ये हर सवाल में बदल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तरतीब कभी वो कहता है ये चीजें पढ़ी हैं, इग्नोर करनी होती है, कभी यूं शामिल भी कर देगा। बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, सुकून से देख लिया करो। अगर एक चीज नहीं शामिल होनी और वही पड़ी है तो माइनस कर दो, ठीक है ना। और अगर एडिशन वाली साइड पे हुई पड़ी है तो उसको ऐड बैक कर दिया। यहां पे हमने क्या किया था? इसको ऐड किया, इसको लेस किया, इनको ऐड किया, ठीक है। जी शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, आज की आखिरी बात, साकिब को बुलाएं। आज की आखिरी बात, कॉस्ट मॉडल के ऊपर एसेट पड़ा हो, इंपेयरमेंट हो जाती है, होती है। हमने एग्जाम लेवल के सवाल भी कर लिए, ठीक है। अब क्या रीवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट भी इंपेयर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे सामने एक सवाल है। कॉस्ट ऑफ एसेट 500 है, डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 10 है, रीवैल्यूड अमाउंट 800 है, रीवैल्यूएशन डेट यकम जनवरी 15 है। और उसके बाद सवाल में रिकवरेबल अमाउंट दे दी। मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिखा 31 नवंबर 15 की रिकवरेबल अमाउंट है तो इंपेयरमेंट टेस्ट इस दिन खड़े होकर लगा लो। सवाल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको मैंने एक बात की थी कि रिकवरेबल अमाउंट निकालना वो खाला जी का घर नहीं है। अगर सवाल ने निकाल के दे दिया तो कर लो। एक दो सवालों में आईकैप के भी मैंने देखने को मिला कि सिर्फ उसने लिखा हुआ है एट दिस डेट एसेट्स रिकवरेबल अमाउंट इज इतने। तो अगर सवाल में सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट लिख दे और ऐसी कोई बात ना लिखी हो कि कोई इंडिकेटर है, ये है, वो है, फलां है, ढिमका है, तो ये रिकवरेबल अमाउंट का आ जाना काफी निशानी है कि हमने इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है एसेट, ठीक है। बाकी वो अलग बात है कि ये सवाल तो मैंने क्लास में पिछले टर्म में ये लिखवाया था, पिछले अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ ये था, फिर ये 2 ऐड कर दिए, इस दफा आपके पास वो सारा एडिट आ गया। ऐसे इंप्रूवमेंट्स तो आती रहती हैं, आपको पता है, ठीक है। मतलब होता है अच्छा बच्चों के सवाल से ही होता है, बच्चों ने पूछा ये सवाल तो ऐसे कर दिया, वो किया तो ऐसे कर दिया, है बहुत सिंपल, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी बहरहाल, ये क्या रिकवरेबल अमाउंट अगर सवाल में गिवन हो इंपेयरमेंट टेस्ट से। आज का टेस्ट थोड़ा लेंथी हो गया, 25 नंबर का, 55 मिनट का। एक नोट का सवाल डाल दिया मैंने और एक इंपेयरमेंट का, तो बहरहाल कर लेना, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। अच्छा आप सुनो, यूजफुल लाइफ सवाल की 8 साल है। अब 31 दिसंबर 15 तक तो ये नॉर्मल सवाल है हमारे लिए, बचपन से करते आ रहे हैं। यकम जनवरी 10 से शुरू करेंगे, हर साल की डेप्रिसिएशन निकाल के बुक वैल्यू निकालेंगे। और हम पागल नहीं हैं, 5 मिनट सर से लेके आए, हम पागल नहीं हैं। हम यकम जनवरी 10 से जंप करेंगे 31 दिसंबर यकम जनवरी 15 तक, 31 में 14 कह लो, ठीक है। और फिर उसको क्या करेंगे, रीवैल्यू, और फिर अगली नई चीज तो उसके बाद आनी है, लेकिन वो भी 31 दिसंबर 15 पे जाके नई चीज आनी है। 31 दिसंबर 15 तक तो सवाल ही पुराना है, ठीक है। शुरू करें काम। यकम जनवरी 10 को एसेट की कॉस्ट थी 500। आ जाए यार, ये सवाल में कोई नई चीज नहीं आता। यकम जनवरी 10 पे कॉस्ट थी 500, लाइव सवाल में गिवन है 8 साल,
500/8, यहां से 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। ये 5 मैंने गिने थे यार, असल में ये दिमाग में चल रहा था सवाल, ठीक है ना। यकम जनवरी 10 को एसेट खरीदा तो 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 31 में 14 कितने साल गुजर गए? 5। तो हमने एक जंप लगाया और 313 की डेप्रिसिएशन चार्ज करके 31 दिसंबर 14 पे बुक वैल्यू कितनी निकाल ली? 187। यहां तक कोई मसला नहीं, डन। आगे चले, अगला स्टेप रीवैल्यूएशन का दिन आ गया। एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, लिख ली, सरप्लस आ गया, यहां तक कोई मसला। फिर यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली, जो कि बनती है 8 में से 5 गए ना, बाकी 3, तो रिमेनिंग लाइफ 3 बनती है। 800 और 613 को 3 पे डिवाइड किया और डेप्रिसिएशन आ गई। यहां तक कोई नई चीज? ये तो काम अब सैकड़ों बार ही कर, सैकड़ों ज्यादा हो गए, 20 बार कर चुके, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू तक आप आ गए हैं, यहां तक कोई मसला है तो किसी को भी तो पूछ ले मुझसे, कोई मसला तो पूछ ले, पक्की बात है। अच्छा, अब मैं आपको एक माजी के जो रोके में चांती पर आता हूं। माजी किधर गया? ये पहला लेक्चर रीवैल्यूएशन का याद है? जिस दिन मैंने यूं करके लिखा था बुक वैल्यू 95 है, फेयर वैल्यू 120 है, तो 25 का क्या आ गया? गेन, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था बच्चों वर्किंग ऐसे नहीं करेंगे, हम वर्किंग यूं किया करेंगे। हालांकि हमने किया तो ये था, इसको और इसको कंपेयर और ये लॉस आना है, लेकिन मैंने कहा था एक लाइन छोड़कर ये इधर लिखा करना और ये लॉस या सरप्लस इधर निकालना, क्योंकि हमने इस वर्किंग को आगे कंटिन्यू करना होता है, तो इससे आसानी होती है, ठीक है। अब अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं? अभी तक हम ये करते आ रहे हैं, बुक वैल्यू, फिर नीचे लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट और चेक कर लेते हैं इंपेयरमेंट लॉस नहीं है या इंपेयरमेंट लॉस है, ऐसे ही कर रहे हैं ना। लेकिन इस वर्किंग के अंदर कॉन्टिन्यूटी रखनी है, हमने इसको कंटिन्यू करना है आगे, इसलिए तरतीब वही होने लगी है अब दोबारा कि 31 दिसंबर 15 पे एसेट पहुंच गया, अब हमने इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, तो कौन सी दो चीजों को कंपेयर करना है? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को। अभी तक ऐसे लिखते आए थे, अब चूंकि उस वर्किंग में चला रहे हैं काम को, तो भाई वही काम करना है। बुक वैल्यूज में एक बाद एक लाइन छोड़ेंगे डेट ऑफ इंपेयरमेंट टेस्ट पे, और उससे आगे जाकर लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट, लेकिन वो सिर्फ तब लिखेंगे जब इंपेयरमेंट लॉस होगा। मेरी बात पे गौर करो, जब इंपेयरमेंट लॉस होता है, जब इंपेयरमेंट लॉस होता है बुक वैल्यू तब रिवाइज होती है। आप पहला सवाल याद करो, वो असल में यहां पे नोट नहीं किया था, बोर्ड पे नोट किया था। जिस दिन हमारे सवाल में इंपेयरमेंट लॉस आया था तो हमने देखा था कि आपके पास तो होगा वो नोट, जिस नोट परसों वाले सवाल में, तो नोट के अंदर बुक वैल्यू प्लांट की क्या आ रही थी जो आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज होने की थी, कितनी थी? 108। ये याद है मुझे देखने के बाद। 108 रिकवरेबल अमाउंट ही थी जो बुक वैल्यू बन गई थी। इसका मतलब अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू बन जाएगी तो वो तब होगा ना जब इंपेयरमेंट लॉस आएगा। लेट्स से ये सिचुएशन हो बस 1 वाली, तो क्या इंपेयरमेंट लॉस है? नहीं है, तो बुक वैल्यू 220 थी, 220 ही रहेगी। ये बात समझ आ रही है? समझ आई ये बात? अगर इंपेयरमेंट लॉस ना हो तो बुक वैल्यू जो होती है वही रहती है, रिवाइज नहीं होती। जबकि अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है, वो आता ही कब है? जब रिकवरेबल बुक वैल्यू से कम हो। तो जब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम होती है, इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है, तो बुक वैल्यू भी फिर रिवाइज हो जाती है। और रिवाइज हो जाने का मतलब क्या है? रिकवरेबल अमाउंट ही क्या बन जाती है? बुक वैल्यू। अब ये जुमला आप सब लिखो अपने पास, हालांकि आपको पता है लेकिन आप लिखो, शाबाश, जल्दी से। ये इसलिए कि तरतीब जरा पता लग जाए करना कैसे है सवाल को, ठीक है? लिखो। अब क्या लिखवाया था पिछली क्लास? मैंने कहा भी था बच्चों को मुझे तस्वीर दे देना, मुझे वो जुमला भूल गया। जरा बेहतरीन जुमला बना होता है ना। ठहर जाओ, लेट मी सोच। ये वाला पहला केस लिखवाता हूं, ठीक है? लिखो, अगर इंपेयरमेंट, बल्कि यूं लिखो, अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम होगी, अगर
ये पता है आपको, लेकिन फिर भी लिखो। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से, लिखो ना सर, रजिस्ट्री बंद कर दिया मैंने। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम होगी तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा, तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा। और बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, और बुक वैल्यू रिवाइज होकर, बल्कि नहीं, बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, रिकवरेबल अमाउंट ही नई बुक वैल्यू बन जाएगी, और बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी और रिकवरेबल अमाउंट ही नई बुक वैल्यू बन जाएगी। फुल स्टॉप। पॉइंट 2। अब ये सिनेरियो अब लिखें। और अगर जल्दी जल्दी जल्दी, और अगर, ये लिखने वाला काम जल्दी क्या करो। और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा होगी, और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा होगी तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा, और बुक वैल्यू भी रिवाइज नहीं होगी। डन, फुल स्टॉप। ये मैंने इसलिए सिखाया कि इधर देखो, इन सवालों के अंदर हमने यहां पे पहुंच गए, सब लिख लिया सबने। अब इधर देखो जी, पॉइंट 1 में वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट क्या है, ये 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है जी। पॉइंट 1 रिकवरेबल अमाउंट क्या है जी, 450। अब इधर देखो, ये ना आपने जबानी देखा करना है माजरत के साथ। पहले 553 बुक वैल्यू है, सवाल ने कहा रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 450। अब बताओ रिकवरेबल अमाउंट गिरी हुई है, बहुत गिरी हुई नहीं है कि कैरिंग अमाउंट से नीचे गिर गई है। इंपेयरमेंट लॉस इज, अगर इंपेयरमेंट लॉस ने आना है तो बुक वैल्यू रिवाइज होने, तो मैं यहां पर बुक वैल्यू लिखूं या रिवाइज बुक वैल्यू लिखूं, और ये रिवाइज बुक वैल्यू दरअसल क्या होगी, रिकवरेबल अमाउंट ही होगी, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट पूरा नहीं लिखा जा रहा, रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है जी, कितनी, 450, ठीक है, सही हो गया। ये ऑटोमेटिक तरीका है कि आगे भी चल पड़े, ये समझ आया। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, 83। ये वैसे नीचे भी लिखते तो ऐसे ही आता, जब यहां इसके नीचे 450 लिखते थे तो नीचे 83 ही आता था ना, लेकिन उस वर्किंग में आगे नहीं बढ़ना होता था। मैंने आगे बढ़ना है इसलिए आपको एक और तरीका बताया, थोड़ा कोई नई चीज नहीं सिखाई है, ओके। तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया। अच्छा, अब ये कौन सा मॉडल है, एसिड का रिवैल्यूएशन मॉडल है। खुशखबरी है आप लोगों के लिए, कोई नई चीज नहीं है। जाग के सुनो, जाग के सुनने वाला जुमला है, 100% सेम ट्रीटमेंट है जैसे इंपेयरमेंट लॉस, जैसे रिवैल्यूएशन लॉस आता था, 100% सेम। अगर लॉस है, कोई सरप्लस नहीं पड़ा, सारा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर लॉस से पहले सरप्लस पड़ा, खाएगा कुछ बच गया तो लॉस में, और अगर लॉस आया, सरप्लस पड़ा, कम आया तो वहीं का वहीं रह जाएगा, सरप्लस ही। सेम सेम, ये तो आ गया 83 का लॉस आया, सरप्लस को खाने गया, पूरा ना खा सका, आगे कुछ भी नहीं गया, ठीक है। बोलो 326। असल में ना इसकी एंट्रीज मैंने बच्चों को होमवर्क में दी हैं, ठीक है। कल मैंने आके करवानी है इस वर्किंग से, एक एक एंट्री करवाऊंगा। लेकिन बच्चे पता क्या करेंगे, बच्चे करेंगे इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। हालांकि नहीं, इंपेयरमेंट लॉस तो डेबिट हुआ ही नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ पड़ा। देख के एंट्री करना, देख के तीनों पार्ट्स में अलग अलग। लेकिन इससे आगे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए और रिवाइज करवाने के लिए कि अगर अब आगे डेप्रिशिएट करना है, क्यों मैंने इसको ऐसे करवाया, वैसे ही कर लेते जैसे पहले कर रहे थे। मैं कह रहा हूं आगे चलाना है तो बिल्कुल ऐसी वर्किंग हो जैसी रिवैल्यूएशन में वर्किंग होती थी। क्या मतलब, अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे एट द डेट ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है। 2 साल रह गई, 450 को 2 पे डिवाइड करो और 326 को भी 2 पे डिवाइड करो, 225। अब ये दोनों देखो, ये 225 रह गए, ये 113 रह गए, यानी 1 साल और गुजरेगा, खत्म कहानी, ठीक है। 1
क्या? सर ये 163 है। अच्छा, तो फिर नीचे भी क्या बचा? ओके, अच्छा जी सुने, अब आपने दस्ती रिवाइज करना है इसी कॉन्सेप्ट को। पेमेंट लॉस है तो उसको रिमेनिंग उसको भी डिवाइड करेंगे। जी अभी देख लेते हैं, वो भी आ जाएगा अभी सवाल में। यहां पर देखो जी, यहां से सिचुएशन बदली है, बाकी सारा सवाल सेम है ना। चलो अब जी बुक वैल्यू 533 है। अब जाके हमने देखा रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 50। अब हमने रिकवरेबल अमाउंट को देखा और बुक वैल्यू को देखा, तो रिकवरेबल अमाउंट तो अपनी नजरों से भी गिर गई है इस दफा, यानी इम्पेयरमेंट लॉस इज, यानी रिकवरेबल अमाउंट इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड, सॉरी सही वाली इंग्लिश आ गई। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या होगी? रिकवरेबल अमाउंट, जो कि कितनी है? 50। तो लॉस आ गया 480, ठीक है। 409 के सरप्लस को खा गया, यार ये क्या मसला है भाई? 409 के सरप्लस को खा गया और 74 का लॉस बच गया जो आगे चला गया। आ गया भाई आपका लॉस, ठीक हो गया, कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं है, 100% सेम है। अब उस 50 को पकड़ो और 74 नेगेटिव को पकड़ो, नेगेटिव कर देता हूं इसको, रोला ना पाना। अब रिमेनिंग लाइफ 2 साल, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ये नेगेटिव है जी, हाँ जी 25 और, ठीक है। अब एक सिनेरियो और, जो बच्चे पूछते थे तब सिनेरियो बनता था नहीं, लेकिन प्लीज मुझे मैं चाहूंगा कि आप मेरे सामने ये भी देख लें। ये कितनी देर लगनी है? पार नहीं करते उन्हें, मैंने बोल दिया। अच्छा जी इधर देखें, अब जो हमने देखा रिकवरेबल अमाउंट को तो वो थी 550। अब जब हमने बुक वैल्यू को देखा तो उसने हमें देखा, क्या चक्कर किधर? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर देन मी। चल नसो, चल नसो, छुट्टी करो, छुट्टी करो। रिवाइज, ये देखो रिवाइज नहीं होनी या रिवाइज नहीं होनी, रिकवरेबल अमाउंट नहीं आनी। यहां सिर्फ क्या लिखोगे? बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू? 533 पुरानी वाली। देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, नो नथिंग एनीवेयर। एंड कॉन्टिन्यूटी को देखो तो ऊपर वाला फॉर्मूला उठाकर नीचे लिख दोगे, कोई चेंज नहीं आया। जी जी क्यों चेंज करें? इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं, इंपेयरमेंट होगी तो लाइफ बढ़ाओगे या कम करोगे? 409 तो लिखो, बेचारे को किसने मिटाया? इसे कहेगा मुझे क्यों निकाला। कितना बचा? ये यही बचेगा, 1 साल रह जाना इसके बाद, और 200, ये राउंडिंग का डिफरेंस है बस, ठीक है, बात समझे हो? तो इसकी ना एंट्री सिर्फ 15 वाले साल की आपने करके आनी है। मैं खुद करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको एंट्रीज, और कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी कल अब लूंगा। ओके, नहीं इंपेयरमेंट लॉस इंपेयरमेंट लॉस है, उसका ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन मॉडल में लाइक रीवैल्यूएशन लॉस है, दैट्स इट। कहां पे भाई 533 पे देने की? क्योंकि कौन सा एस्टीमेट चेंज हुआ या कोई चीज चेंज हुई? वही चला आ रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। बुक वैल्यू नहीं, वो तब कोई जब चेंज आती है। यहां कौन सी चेंज आई है? भाई साहब का सवाल सुनते हुए जाओ। वो कह रहे हैं भाईजान यहां पर 533 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पे कुछ चेंज हुआ ही नहीं, पुराना ही चला आ रहा है। ना कोई रिवैल्यूएशन, ना कोई चेंज इन एस्टीमेट, ना कोई इंपेयरमेंट। यही 3 है जब रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, तीनों नहीं है। अल्लाह हाफिज।